वह पत्रिका में एक कहानी पढ़ रही थी। इस सर्दी के मौसम में बिस्तर में दुबक कर कहानी का आनंद उठाना चाह रही थी, पर खिड़की से आती ठंडी हवा के कारण चादर से मुंह ढक कर लेट गई। मन ही मन कहानी के रस में डूबने उतराने लगी। तभी कमरे में किसी की आहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। चूड़ियों की खनक से वह समझ गई कि ये आशा दीदी है। वह मन ही मन मुस्कुराई कि वे मुझे गुड्डू समझेंगी, उसी के बिस्तर पर जो लेटी हूँ। मगर आशा अपने कमरे की साफ सफाई में व्यस्त हो गई। यह एक बड़ा सा हॉल था, जिसके एक हिस्से में आशा ने अपना बेड व दूसरे सिरे पर गुड्डू का बेड लगा रखा है। बीच में सोफे डालकर टीवी देखने की व्यवस्था कर रखी है। लाओ यह कपड़ा मुझे दो, मैं तुमसे बेहतर ड्रेसिंग टेबल चमका दूंगा। तुम इस गुलाब को अपने बालों में सजा कर दिखाओ। अरे यह तो मोहित की आवाज है, निशा कुछ बुदबुदाई। एक पल के तो उसे लगा कि दोनों मियां बीवी के वार्तालाप के बीच कूद पड़े, फिर दूसरे ही क्षण जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, सोच चुपचाप पड़ी रही। उनका वार्तालाप उसके कान गूंजने लगा। अरे आप रहने दो, मैं कर लूंगी, फिक्र न करो। मुझे अपने काम की कीमत वसूलनी भी आती है। आप जाइए न यहाँ से, कहीं दिन में ही न शुरू हो जाइएगा। अरे मान भी जाओ, यह रोमांटिक बारिश देख रही हो। निशा के कान बंद हो चुके थे और आंसू आंखों से निकलकर कनपटियों को जलाने लगे थे। ये मोहित कब से इतने रोमांटिक हो गए? चूड़ियों की खनखन और एक उन्मत्त प्रेमी की सांसें मानो उसके चारों ओर भंवर सी मंडराने लगी थी। अब उसके अंदर हिलने डुलने की भी शक्ति शेष न रही थी। कमरे में आया तूफान भले ही थम गया हो, मगर निशा की गृहस्थी की जड़ों को बुरी तरह हिला गया। किसी तरह अपने आप को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जाते जाते एक नजर उस बेड पर डालना न भूली जिस पर आशा और मोहित कंबल के अंदर एक दूसरे को बाहों में भरे थे। अपने कमरे में आकर निशा ने एक नजर चारों तरफ दौड़ाई। क्या अंतर है इस बेडरूम और आशा दीदी के बेडरूम में? जो मोहित इस कमरे में तो शांत और गंभीर बने रहते हैं, वे उस कमरे में इतने रोमांटिक हो जाते हैं। आज भले ही उसके वैवाहिक जीवन के 15 वर्ष गुजर गए हों, मगर उसने मोहित का यह रूप कभी नहीं देखा। आईने के सम्मुख निशा एक बार फिर से अपने चेहरे को जांचने को विवश हो गई थी। मोहित और निशा के विवाह के 12 वर्ष बीत जाने पर भी जब उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अपनी शारीरिक कमी को स्वीकारते हुए निशा ने खुद ही मोहित को पुनर्विवाह के लिए राजी कर लिया और अपने चाचा की बेटी, जो 36 वर्ष की दहलीज पर भी कुमारी थी, के साथ करवा दिया। आशा भले ही निशा से 8 वर्ष बड़ी थी, मगर विवाह के विषय में पीछे रह गई थी। शुरू के रिश्तों में आशा मीन में ही निकालती रही। 30 पार करते करते रिश्ते आने बंद हो गए। फिर दुहाजू रिश्ते आने लगे, जिनके लिए वह साफ मना कर देती। मगर निशा का लाया प्रस्ताव उसने काफी नानुकर के बाद स्वीकार कर लिया। तीनों जानते थे कि यह दूसरा विवाह गैर कानूनी है। ज्यादातर मामलों में हर जगह पत्नी का नाम निशा ही लिखा जाता, चाहे मौजूद आशा हो। कुछ जुगाड़ करके आशा ने 2 आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिए थे। एक में उसका फोटो पर नाम निशा था और दूसरे में फोटो व नाम भी उसी के। तीनों जानते थे कि कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर उन्हें आज की पड़ी है। फिर साल भर में गुड्डू भी गोद में आ गया तो सभी कहने लगे कि देखा, आशा का गठजोड़ तो यहाँ का था, तो पहले कैसे विवाह हो जाता। निशा तो पहले ही इस स्थिति को कुदरत का लेखा मानकर स्वीकार कर चुकी थी। अब तो गुड्डू भी 5 वर्ष का हो गया है, तो फिर आज ही उसे क्यों लग रहा है कि वही गलत थी। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। उसने कभी अपने और आशा दीदी के बीच मोहित के समय को लेकर न कोई विवाद किया, न ही शारीरिक संबंधों को कोई तवज्जो दी, लेकिन आज मोहित का उन्मुक्त व्यवहार उसे कचोट गया।
आज लग रहा है वह ठगी गई है अपनों के ही हाथों। वह कभी मोहित से पूछती कि कैसी लग रही हूँ तो सुनने को मिलता ठीक, खाना कैसा बना है ठीक, यह सामान कैसा लगा ठीक है। इन छोटे छोटे वाक्यों से मोहित की बात समाप्त हो जाती। न कभी कोई उपहार, न कोई सरप्राइज और न ही कोई हंसी मजाक। वह तो मोहित के इसी धीर गंभीर रूप से परिचित थी। फिर आज का उन्मुक्त प्रेमी, यह नया मुखौटा, ये सब क्या है? वह रात दिन आशा दीदी कहते नहीं थकती। पूरे घर की जिम्मेदारी आशा को सौंप गुड्डू की माँ बनकर ही खुश थी। अगर कोई नया घर में आता तो उसे ही दूसरे विवाह का समझता। एक तो कम उम्र, दूसरा कार्यों को जिस निपुणता से आशा संभालती उसका मुकाबला तो वह कर ही नहीं सकती थी। लोग कहते दोनों बहनें कितने प्रेम से रहती हैं। रहती भी कैसे नहीं। निशा ने अपने सारे अधिकार जो खुशी खुशी आशा को सौंप दिए थे, घर की चाबियों से लेकर मोहित तक। पर आज उसे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि वह एक बच्चा गोद भी ले सकती थी। माँ ने कितना समझाया था कि एक दिन तू जरूर पछताएगी निशा, पुनर्विवाह का चक्कर छोड़ एक बच्चा गोद ले ले अनाथाश्रम से, उसे घर मिल जाएगा और तुझे संतान। जब मोहित को कोई एतराज ही नहीं है तो फिर तू यह जिद क्यों कर रही है? सौंप तो मिट्टी की भी बुरी लगती है। इस पर निशा कहती कि नहीं माँ, मोहित मेरी हर बात मानते हैं, कमी मुझ में है तो मैं मोहित को उसकी संतान से वंचित क्यों रखूं? आजलता है कि क्या फर्क पड़ जाता यदि गुड्डू की जगह गोद लिया बच्चा होता तो? घर में सिर्फ 3 प्राणी ही होते और मोहित उसके पहलू में सोया करते। आज उसे आशा से ज्यादा मोहित अपराधी लग रहे थे। वे हमेशा उसकी उपेक्षा करते रहे। लोग ठीक ही कहते हैं कि पहली सेवा करने के लिए और दूसरी मेवा खाने के लिए होती है। वह हमेशा 2 मीठे बोल सुनने को तरसती रही। फिर इसे मोहित की आदत मानकर चुप्पी साध ली। पर आज यह क्या था? ये उच्छृंखल व्यवहार, ये मीठे मीठे बोल, वह गुलाब का फूल। आशा दीदी मुझे जो इतना मान देती है वह सब नाटक है। मेरे सामने दोनों आपस में ज्यादा बात भी नहीं करते और अपने करे में बिछुड़े प्रेमी प्रेमिका या फिर कोई नयानवेला जोड़ा। निशा की आंखें रोते रोते सूजने लगी थी। आशा दीदी कहते कहते उसकी जबान न थकती थी। वही आशा आज उसकी अपराधी बन सामने है। उससे उम्र में, तजर्बे में हर लिहाज से बड़ी थी। उसे समझा सकती थी कि यह दूसरे विवाह का चक्कर छोड़ एक बच्चा गोद ले ले। मेरा विवाह तो 20 वर्ष की कच्ची उम्र में ही हो गया था। मोहित 10 साल बड़े थे। एक परिपक्व पुरुष, उनका मेरा क्या जोड़? न तो एक जैसे विचार न ही आचार। सास भी विवाह के साल भर में साथ छोड़ गई। अपनी कच्ची गृहस्थी में जैसा उचित लगा वैसा करती गई। शायद ज्यादा भावुकता भी उचित नहीं होती। अपनी बेरंग जिंदगी के लिए किसे दोषी ठहराए? कौन है उसका अपराधी? मोहित, आशा या फिर वह खुद? दोस्तों आप ही बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।